नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। आप लोगों को मैंने बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के, जो अलग अलग जिलों के आए हुए हैं। आज हम करने वाले हैं उदयपुर संभाग में जो पेपर आया था हाफ ईयरली में, उसको सॉल्व, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। और अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनीता शिक्षा चैनल पे आपके 10th क्लास के सभी चैप्टर्स लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। पोएम्स भी पूरी हिंदी में समझाई हुई हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल हैं, और लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत स्वागत है, जिसको भी क्लासेस अटेंड करनी हो, ये बिल्कुल फ्री चैनल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप देख पा रहे होंगे। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। वॉट इज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एने? एने की डायरी का नाम था किटी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। वॉट डिड वोंडा ऑलवेज टॉक अबाउट? वोंडा हमेशा किस चीज़ के बारे में बात करती थी? वो हमेशा अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी, तो हर 100 ड्रेसेस। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेंचोज होप वॉज टू गेट हेल्प फ्रॉम? लेंचो को किससे मदद की उम्मीद थी? उसको भगवान से मदद की उम्मीद थी, तो आंसर होगा गॉड। चलिए, ये चारों क्वेश्चन करने के बाद हम आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वॉट इज़ द नेम ऑफ मिसिस पम्फ्रेज डॉग? मिसिस पम्फ्रे के कुत्ते का नाम क्या था? मिसिस पम्फ्रे के कुत्ते का नाम था ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी सिंह वॉज, हरी सिंह कौन था? हरी सिंह एक चोर था, ही वॉज अ थीफ, तो आंसर होगा थीफ। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ, जो छोटा बच्चा था सीगल का, वो किस चीज़ से डर रहा था? वो उस समुद्र में कहीं मैं गिर ना जाऊं जब उड़ान भरूं, इस चीज़ से डर रहा था, तो इसका आंसर होगा द सी। ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। आपको डायरेक्ट आंसर्स मैं बता रही हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना खराब हो, और आपको अगर आंसर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 8 क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो 9th क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको सही फॉर्म भरनी है वर्ब की। पहला प्रश्न जो है वो है, लास्ट संडे आई विजिट सेलिब्रेशन मॉल। तो यहाँ पर विजिटेड हो जाएगा, VISITED। आप यहाँ पे स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ये जो विजिट है इसके आगे आपको ED लगाना है, तो विजिटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर टेल मी अ स्टोरी एवरी नाइट। तो यहाँ पर भी ये जो TELL है इसके आगे आपको S लगाना है, तो टेल्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही कम्स टू मी आई डैश हेल्प हिम। तो इफ़ ही कम्स टू मी आई शेल हेल्प हिम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शेल, और उसके बाद में आप ये जो वर्ड है हेल्प ये भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स। मॉडल्स आपको भरने हैं, ब्रैकेट में दिए हुए हैं आपको ऊपर। आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें क्षमता की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा कैन, यहाँ पे आ जाएगा कैन। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन, संभावना की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मे। थर्ड देखिए, द पेशेंट इज सीरियस सो वी डैश कॉल द डॉक्टर, यानी पेशेंट सीरियस है इसलिए हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, जो 11th क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल में रॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ आपको। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है ना, कोई क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो ये आपको नहीं करना, इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट सीता वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 12th देखिए, उसके बाद में 13th देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपको इसमें भरना है। द मैन डैश स्टोल योर पर्स हैज़ बीन अरेस्टेड। तो यहाँ पे आ जाएगा हु। द बॉय डैश यू हेल्प्ड इज वेरी पुअर। द बॉय whom you helped is very poor, यानी लड़का जिसकी तुमने मदद करी वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो यहाँ पे आएगा whom। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जो 14th क्वेश्चन है इसमें आपको दो जगह एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, या दो एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं कविता में से। पहला ये है और दूसरा ये है। तो बच्चों ये दो कविताएं हैं। पहली वाली जो है वो आपकी डस्ट ऑफ स्नो उस कविता में से है। दूसरा जो है आपका सेकंड नंबर पे ये जो है ये आपकी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से है। ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये वाली जो कविता है उसमें से है। तो आप दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों ये जो 14th क्वेश्चन है इसमें ये जो दोनों एक्सट्रैक्ट हैं इनमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है और पहला ये है और दूसरा आपका ये है। दोनों में से कोई भी आपको एक करना है क्योंकि और दिया हुआ है। तो इन दोनों के आंसर्स में भी आपको दिखा देती हूँ, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेफरेंस में हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये हमारी कविता डस्ट ऑफ स्नो में से ली गई हैं, जिसको किसने कंपोज किया है। डस्ट ऑफ स्नो कविता का नाम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि का नाम है। हमेशा रेफरेंस में हमें ये दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिखते हैं कि किस संदर्भ में ये कविता लिखी गई है। तो इसका जो संदर्भ वो ये है दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द एक्ट ऑफ नेचर चेंज द मूड ऑफ द पोएट फ्रॉम सैड मूड टू हैप्पी मूड व्हेन द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कि यानी ये जो कविता है ये हमें कवि का जो मूड बदलता है उसके बारे में बताती है कि जैसे ही कवि के ऊपर वो स्नो के जो कण हैं वो गिरे, जो कि एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से गिराए थे, उसका मूड सैड से हैप्पी में चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। सेकंड देखिए और के बाद में सेकंड वाला यहाँ से आप सेकंड भी नोट कर सकते हैं। अगर आप ये वाला आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसकी रेफरेंस जो है वो आएगी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम इज रिटन बाय लेज़ल नॉरिस। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपकी कविता का नाम और यहाँ पे हो गया आपके कवि का नाम। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में देखिए द पोएट टेल्स हाउ अ टाइगर लिव्स अ फ्री केयर फ्री लाइफ इन हिज नेचुरल हैबिटाट। यानी कि कवि हमें बताते हैं कि किस तरह से जो एक बाघ है वो एकदम आज़ाद ज़िंदगी बिना किसी डर के बिल्कुल अपने प्राकृतिक वातावरण में जीता है। ही वॉक्स हेयर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता है। इन शेडो एंड अमंग द लॉन्ग ग्रास, यानी छाया में और लंबी लंबी घास के बीच में वो घूमता है। अ टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास वेयर फैट डियर पास, और उसके बाद में वो छुप के बैठ जाता है और सरकते हुए आता है। कहाँ आता है? जहाँ से एक मोटा सा हिरन जो है वो गुजर रहा होता है। ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग देम, और वो उनको मार के अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखिए आप, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। एक करना है दोनों में से, मैं आपको दोनों के आंसर दिखाऊंगी अभी। हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन, यानी आप एशियन जो
लॉयन है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ, आप वहाँ से नोट करिएगा। जो पहला जो प्रश्न है उसका आंसर है द टू ऑप्शंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस। यानी कि दो जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि दुनिया का अंत दो चीज़ों से हो सकता है, या तो आग से या बर्फ़ से। फायर इज़ डिज़ायर एंड आइस इज़ हेट। जो आग है वो इच्छाओं की तरह है और जो बर्फ़ है वो नफ़रत की तरह है। फायर इज़ रूट कॉज ऑफ ऑल द ईवल्स, क्योंकि जो अग्नि है वो सभी बुराइयों की जड़ है। दैट टेक्स टू एंड, जो कि हमेशा मृत्यु तक ले जाती है, विनाश कर देती है, एंड कर देती है। एंड आइस इज़ लाइक हेट, और जो आइस है वो नफ़रत की तरह है। एंड इट कॉजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेस, वो मनुष्य के अंदर सारी बुराइयों को पैदा कर देती है। अमंग मैनकाइंड एंड वन डे इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज मैनकाइंड। और इस तरह से जो बुराइयां उस इंसान के अंदर पनपने लग जाती हैं तो एक दिन वो उसके विनाश की तरफ उसको अग्रसर कर देता है, उसका अंत हो ही जाता है और धीरे धीरे संसार में मानवता भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देखिए, वी कैन आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन। जो क्वेश्चन था ना कि आप कैसे पहचानेंगे एशियन लॉयन को, तो हम एशियन लॉयन को ऐसे पहचानेंगे बाय सीइंग अ लार्ज फियर्स। फियर्स का मतलब होता है भयंकर, कि एक भयंकर जानवर एंड एग्रेसिव टाउनी कलर, और जो कि बहुत ही आक्रामक होगा और जिसका एक जो कलर है वो टाउनी कलर होगा। टाउनी का मतलब होता है भूरे और पीले रंग का जो मिक्सचर सा कलर होता है उसको बोलते हैं बीस्ट, यानी खूंखार जानवर। इन फ्रंट ऑफ अस, अगर हमारे सामने ऐसा जानवर आ जाता है जो भयंकर है, आक्रामक है और उसका कलर जो है वो टाउनी कलर है, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो जानवर आया है खूंखार जानवर वो एक एशियन लॉयन हमारे सामने खड़ा है। इट रिसाइड्स इन जंगल ऑफ ईस्ट एंड इट मेक्स अ रोरिंग साउंड। और वो जंगल में रहता है, ईस्ट के जंगलों में रहता है और वो दहाड़ने वाली आवाज़ निकालता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न भी पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इनके आंसर्स भी बता देती हूँ। 16वें का में 4 हैं। पहला है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? एक अच्छी बरसात की उम्मीद थी। वेयर डिड वोंडा सिट इन द क्लास, वोंडा कहाँ कर बैठा करती थी कक्षा में? हमेशा लास्ट बेंच के लास्ट रो में बैठा करती थी, कोने में। हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, जो यंग सीगल यानी जो सीगल का जो छोटा सा बच्चा था उसको कैसे वो लोग फोर्स करते हैं, यानी कैसे, हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, जो छोटा सा सीगल का बच्चा होता है उसको कैसे उड़ने के लिए मजबूर करते हैं, कैसे उसको उड़ना सिखाते हैं? तो उसके माता पिता भाई बहन सब उसको उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डरता है कि कहीं मैं समुद्र में गिर ना जाऊं। तो फिर उसको कहते हैं कि तुम भूखा ही रहो। और फिर जब वो भूखा रहता है पूरी रात तो उसकी मदर जो है वो दूसरे दिन उसको एक मछली का टुकड़ा अपने चोंच में लेके बिल्कुल उसके सामने आ जाती हैं, ताकि वो उसको खाने के लिए जैसे ही लपके तो वो उड़ान भर सके, और वो कामयाब भी हो जाती हैं और इस तरह से वो उसको उड़ना सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द पायलट ऑफ डकोटा 088 लैंड सेफली, की डकोटा जो हवाई जहाज़ था 088 नाम का, उसका जो पायलट था वो सुरक्षित कैसे लैंड करता है? तो वो सुरक्षित इस तरह से लैंड करता है कि जब वो काले रंग के बादलों को देखता है तो वो एक बार सोचता है कि मैं कैसे उड़ूंगा, लेकिन फिर वो उसके अंदर घुस जाता है उन काले बादलों में, क्योंकि उसको इंतज़ार होता है एक बढ़िया से ब्रेकफास्ट का। और वो हिम्मत करके जैसे ही उन काले बादलों में जाता है तो काले बादलों के अंदर जो उसका मनोबल होता है वो, और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो उसको मदद करता है वहाँ से बाहर निकलने में, जिससे कि उसके दिमाग में एक आकृति सी बन जाती है जैसे कि कोई हवाई जहाज है काले रंग का जो उसको गाइड कर रहा है और वो उसको बादलों से बाहर निकालने में मदद कर देता है, जबकि वहाँ कोई हवाई जहाज ऐसा होता ही नहीं है। तो चलिए अब इसके आंसर्स देख लीजिए आप। 16वां जो प्रश्न है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स विच गिव हिम होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और उसकी जो पकी हुई फसल थी मक्के की उसमें बहुत अच्छे फूल आए हुए थे जिससे उसको उम्मीद थी कि उसकी बहुत अच्छी खेती होने वाली है। द फील्ड नीडेड इरीगेशन, और वो जो खेत था उसमें थोड़े पानी की ज़रूरत थी, सिंचाई की ज़रूरत थी। लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, तो इसलिए लेंचो को उम्मीद थी कि अच्छी बरसात हो जाए या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में सेकंड जो है 16th का,
वेयर डिड वोंडा सिट इन द क्लास, वोंडा कक्षा में कहाँ बैठती थी? वोंडा सिट्स इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वोंडा रूम नंबर 13 के आखिरी सीट के आखिरी बेंच पे कोने पे बैठा करती थी। नो बडी नोज एग्जैक्टली वाई शी सिट्स देयर बट इट मे बी बिकॉज शी कम्स फ्रॉम बोगन हाइट्स। तो बोगन हाइट्स की स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लीजिएगा। Nobody knows exactly why she sits there, but it may be because she comes from Bogan Heights। तो कोई नहीं जानता था कि वो वहाँ क्यों बैठती है, लेकिन शायद वो Bogan Heights से आती थी, इसलिए वो वहाँ बैठा करती थी। एंड हर फीट आर यूजुअली कवर्ड विथ ड्राई मड, और प्राय उसके जो पाँव थे वो सूखी हुई मिट्टी से सने हुए रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, यंग सीगल को किस तरह से उड़ने पे मजबूर किया जाता है? अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल जो थी उसको, यानी कि जो सीगल छोटा बच्चा था उसको उड़ने में डर लग रहा था। एज ही डिस्ट्रक्ट्स हिज विंग्स एंड डाउट्स द कैपेसिटी टू सपोर्ट हिम, ही इज़ लेफ्ट अलोन ऑन हिज लेज टू स्टाव बाय हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर। अब क्योंकि उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं था, उसको संदेह हो रहा था अपनी क्षमता के ऊपर कि भाई मेरे पंख मुझे पता नहीं सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो माता पिता भाई बहन सब उसको अकेले उस लकड़ी के लट्ठे के ऊपर छोड़ जाते हैं, भूख कि तुम भूखों मरोगे तो तुम अपने आप उड़ना सीखोगे। हाउ एवर हिज मदर टेक्स एडवांटेज ऑफ हिज हंगर, और फिर उसकी जो माँ है वो उसके इस भूख का फ़ायदा उठाती हैं एंड ट्रिक्स हिम टू टेक द प्लंज, और उसको एक चालाकी से, एक ट्रिक से उसको उड़ान भरने में मदद कर देती हैं ताकि वो बाहर की तरफ निकल सके, और वो उछाल लगा देता है। ही गेन द कॉन्फिडेंस वाइल फॉलिंग टू द सी, और जैसे ही वो उछलता है तो वो उसके पंख जो हैं वो जैसे ही फैलते हैं तो उसमें एक आत्मविश्वास जाग जाता है, और वो देखता है कि वो समुद्र में गिर नहीं रहा है, क्योंकि जब वो समुद्र की तरफ नीचे जा रहा होता है तो देखता है कि उसके पंख उसको सपोर्ट कर देते हैं। स्टार्ट्स फ्लैपिंग हिज विंग्स एंड फाइनली सक्सीड्स, और वो अपने पंख हिलाना शुरू करता है और कामयाब हो जाता है इन मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने में। सो लाइक दिस द यंग सीगल वॉज फोर्स टू फ्लाई, तो इस तरह से जो यंग सीगल है उसको उड़ने पर मजबूर किया जाता है। हाउ डिड द पायलट ऑफ डकोटा 088 लैंड सेफली, किस तरह से 088 डकोटा जो हवाई जहाज था उसका पायलट सुरक्षित नीचे आ जाता है, लैंड कर लेता है। इट वॉज द इमेजिनेशन, ये उसका एक कल्पना शक्ति थी, अनुभव था, एक्सपीरियंस था, एंड डिटर्मिनेशन संकल्प था ऑफ द पायलट ऑफ डकोटा 088 दैट अंडर टेंशन, यानी कि वो जब उस समय एक तनाव में होता है उस दौरान ही टुक द शेप ऑफ द क्लाउड्स एज अ रियल एरोप्लेन, तो जो बादल जो थे उनकी जो शेप थी उसको एक वो हवाई जहाज की तरह कल्पना कर लेता है। दिस हेल्प्ड हिम इन मस्टरिंग अप द करेज, जिसकी वजह से उसको हिम्मत जुटाने में मदद मिल जाती है। हिज एक्सपीरियंस एंड हिज टेनेसिटी ऑफ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट गाइडेड हिम टू अ सेफ लैंडिंग, और इसकी मदद से वो हिम्मत जुटा लेता है, और उसका जो अनुभव होता है और उसकी जो जिज्ञासा होती है जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने की, वो उसको मार्गदर्शन देता है जिसकी वजह से वो सेफ लैंडिंग कर पाता है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह के चरित्र के बारे में बताइए। हरि सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ, हरि सिंह जो था वो एक अनुभवी और बहुत ही ज़्यादा शातिर चोर था। ही वॉज क्वाइट कनिंग एंड श्रूड, वो बहुत ज़्यादा चालाक और शातिर था। ही ट्राई टू गेट क्लोज टू अनिल थ्रू फ्लैटरी, वो अनिल के नज़दीक आने की कोशिश करता था चापलूसी करके। ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था ताकि अपने आप पुलिस से बचा सके। एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और अपने पहले वाले जो उसके मालिक थे उनसे भी बच सके। हरि सिंह वॉज थॉटफुल, हरि सिंह हमेशा विचार करता रहता था। ही चीटेड अनिल बाय हिज थेफ्ट, उसने अपनी चोरी करने की आदत के कारण अनिल को लूटा। ही थॉट दैट अनिल वुड नेवर believe on anyone, he was sensitive. He thought that Anil would never believe on anyone, he was so sensitive also. उसको वो ये सोचता है कि अनिल कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और क्योंकि उसने उसके यहाँ चोरी करी है तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों पड़ जाता है?
ट्रिकी फॉल इल बिकॉज ऑफ हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे। ट्रिकी अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्रे की वजह से बीमार पड़ जाता है। मिसेस पम्फ्रे इज़ रिच लेडी। मिसेस पम्फ्रे एक अमीर औरत हैं। शी इज़ एन एनिमल लवर। वो जानवरों को बहुत पसंद करती हैं, उनसे बहुत प्यार करती हैं। शी लव्स ट्रिकी हर डॉग वेरी मच। वो अपने कुत्ते ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं। शी ओवरफेड ट्रिकी लविंगली। और इसी प्यार के कारण वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाती रहती हैं। ट्रिकी फॉल इल, जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। ड्यू टू ओवर फीडिंग, यानी ज़्यादा खाना खाने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। बट शी डज़ नॉट रिस्ट्रिक्ट हिज डाइट, लेकिन फिर भी वो उसका भोजन कम नहीं करती। एंड डज़ नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाती। डिस्पाइट ऑफ वेटरिनरी सर्जन्स वार्निंग, यानी कि जब जानवरों का जो डॉक्टर होता है वो उसको चेतावनी दे देता है कि अब इसको इतना खाना मत खिलाइए, एक्सरसाइज कराइए, फिर भी वो नहीं करवाती। शी हैज़ गिवन ट्रिकी कम्फर्ट्स विथ ऑल मीन्स विच मेड हिम सिक। और वो उसको और भी ज़्यादा आराम में रखती है, और जिसके कारण कि वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, यानी ग्रिफिन जो है वो एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। इस बारे में आप समझाइए। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ही स्टोल वार्म क्लॉथ्स, वहाँ से उसने गर्म कपड़े चोरी किए। शूज़, जूते चोरी किए। एंड हैट, और एक टोपा भी चोरी किया, यानी सिर पे जो टोप पहनते हैं वो चोरी किया। फ्रॉम अ बिग लंडन स्टोर, कहाँ से चोरी किया? एक बहुत ही बड़े लंदन के दुकान से चोरी किया। ही नेक्स्ट ही स्टोल बैंडेजेस, फिर उसके बाद में उसने अगली बार पट्टियाँ चोरी करी। डार्क ग्लासेस, चश्मे चोरी किए। फॉल्स नोज, नकली नाक चोरी करी। बिग बुशी स्लाइड विस्कर्स, गलमुच्छे चोरी किए। एंड अ लार्ज हैट फ्रॉम अ शॉप इन ड्यूरू लेन, और उसके बाद में एक बड़ा सा टोप भी चोरी किया। ड्यूरू लेन में एक दुकान थी वहाँ से। ही अटैक द शॉपकीपर टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और उसने दुकानदार के ऊपर वार भी किया ताकि वो वहाँ से भाग सके और वो उसको ना देख पाए। ही रॉब्ड हिम ऑफ द मनी, ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, उसने सारा पैसा जो है वो लूटा। ही ऑल्सो स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमेंस होम, उसने पादरी के घर में भी चोरी करी। दीज इंसिडेंट्स प्रूव, ये जो सारी घटनाएं हैं ये सिद्ध करती हैं दैट ग्रिफिन वॉज अ रैदर अ लॉलेस पर्सन, कि ग्रिफिन जो है एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। तो बच्चों यहाँ 17th क्वेश्चन तक हम प्रश्न कर चुके हैं। अब 18th जो प्रश्न है उसको देखिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज को आप पढ़िए और फिर उसके बाद में आंसर कीजिए। 3 प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग along a road. On his way he saw some soldiers trying to lift a heavy beam. यानी एक बार जॉर्ज वॉशिंगटन सड़क के किनारे पर राइड कर रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने कुछ सैनिकों को एक बड़े भारी सी बीम को उठाते हुए देखा। प्रश्न है पहला, द बीम वॉज, बीम कैसा था? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि बीम जो था वो हैवी बीम था, यानी भारी था। तो इसका आंसर होगा सी, हैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वॉशिंगटन सी अलोंग द रोड? तो रोड तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड। ठीक है, सेकंड भी हो गया हमारा प्रश्न। थर्ड है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू लाइट। लाइट का विलोम शब्द लिखना है। तो बच्चों लाइट का मतलब होता है हल्का, और इसका विलोम शब्द होगा भारी। तो ये जो लाइट है इसका विलोम शब्द जो है वो होगा हैवी। तो ये जो है ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। इमेजिन दैट यू आर अतुल लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल कोटा। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर अ हिस्टोरिकल टूर। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका नाम अतुल है और आप एक गवर्नमेंट हॉस्टल कोटा में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर अ हिस्टोरिकल टूर, और एक ऐतिहासिक भ्रमण पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको परमिशन मांगनी है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी आप मदद ले सकते हैं। द प्लेस वेयर यू विल गो, कौन सी जगह जाओगे। ड्यूरेशन ऑफ अ टूर, कितना समय लगेगा। हाउ मच मनी डू यू नीड, कितना पैसा चाहिए। हु आर गोइंग विथ यू ऑन द टूर, कौन कौन आपके साथ इस टूर पे जा रहा है। तो बच्चों ये जो 19th जो प्रश्न है इसका आंसर भी मैं आपको नीचे पूरा दिखा दूंगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। इसमें चॉइस है। दूसरा साथ में जो प्रश्न दिया गया है वो भी आपको समझा देती हूँ।
यू आर सचिन, कि आपका नाम सचिन है, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। योर टीम वांट्स टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच विथ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पीपली। तो आपका जो विद्यालय है वो एक फ्रेंडली दोस्ताना फुटबॉल का खेल खेलना चाहता है और दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ, जिसका नाम है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पीपली। कंपोज एन ईमेल। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ईमेल दिया गया है। तो ईमेल लिखनी है आपको, टू बी सेंड टू योर प्रिंसिपल फॉर गेटिंग द परमिशन फॉर द मैच। इस खेल के लिए आपको अनुमति चाहिए और प्रिंसिपल से अनुमति चाहिए। तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन वाले अंदाज में लिखा जाएगा, लेकिन ईमेल की तरह लिखा जाएगा। उसमें आप पूरा एक डब्बा बनाएंगे जिसमें 3 ऊपर लाइनों से उसको पार्टीशन करेंगे, 2 CC और BCC लिखेंगे। 2 में आप मेल एड्रेस लिखेंगे, जिसमें अभी इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आप उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर पूरा कंप्लीट करेंगे मेल। नीचे आप लोग देख लीजिएगा, मैं उस आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। तो बच्चों ये 20th क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपन इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब ये हमने पैसेज पढ़ा, तो बच्चों इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ये पूरा का पूरा जो अनुच्छेद है ये लिया गया है आपके अ लेटर टू गॉड चैप्टर में से, ठीक है। तो इसको पूरे को आपने पढ़ा। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला जो प्रश्न है वो है हु डिसाइडेड टू सेंड मनी, किसने निश्चय किया था पैसे भेजने का। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट मास्टर है उसने पैसे भेजने का निश्चय किया था। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. ठीक है, यानी ये पोस्टमास्टर ने कहा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। आप इसको पूरी लाइन को ऐसे कैसा लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। और अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन दिया है हु डिसाइडेड टू सेंड मनी, तो आंसर लिखिए पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड मनी, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर पोस्ट मास्टर टू कलेक्ट द डैश पैसोस, कितने पैसे इकट्ठे करना पोस्ट मास्टर के लिए मुश्किल था। 100 पैसे, क्योंकि 100 पैसों की मांग की थी लेंचो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर सेंड, कि पोस्ट मास्टर जो है वो आखिर में कितने पैसे भेज पाया था। तो हमने पूरा चैप्टर जब पढ़ा तो हमारे को पता है कि उसने जब सब लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए तो आखिर में वो 100 पैसे तो नहीं भेज पाया था। और यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू पॉसिबल, पॉसिबल का विलोम शब्द आपको लिखना है। तो पॉसिबल का विलोम शब्द होता है बच्चों इम्पॉसिबल, तो ये जो पॉसिबल वर्ड है इसका आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल। पॉसिबल का आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द पोस्ट मास्टर अ काइंड मैन, क्या पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था। तो आप इसका आंसर लिखोगे येस द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, तो आपको लिखना है इसका आंसर येस द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों लास्ट में देखिए आखिरी प्रश्न है ये आपका, इसमें आपको एक स्टोरी दी हुई है। पहले 2 ऑप्शंस हैं, पहले वाली स्टोरी है अ थिक फॉरेस्ट, लॉयन स्लीप्स, माउस मूविंग, तो ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि लॉयन एंड माउस की कहानी है। मैं आपको नीचे शो भी कर दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इसके साथ चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो आपको पैराग्राफ लिखना है। यू हैव अ ड्रीम और समथिंग, कि आपको एक सपना आया है कुछ इस तरह का। यू
वेरी मच विश टू डू, जो आप कुछ करना चाहते हो। राइट अ पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू, यानी आप क्या करना चाहते हो या आपकी क्या इच्छा है उसके ऊपर आप एक अनुच्छेद लिखिए, अपनी चॉइस का कुछ भी लिखिए। एंड से हाउ यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपने इस सपने को साकार करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सपना हो, उसके बारे में आप लिख दीजिए कि आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, पुलिसमैन बनना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना हो, एक डांसर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ यानी एक अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों, नीचे इन सभी प्रश्नों के आप आंसर्स देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था कि इस तरह से आपका पैसेज आएगा पूरा लिखा हुआ, और उस पैसेज के अंदर से आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने थे जो नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 प्रश्न हैं। चलिए इनके प्रश्नों के उत्तर हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड टू सेंड मनी, किसने डिसाइड किया था पैसा भेजने का। तो हमें पूरा जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, है ना। इससे हमें पता चलता है कि पोस्ट मास्टर ने वो पत्र पढ़ा और उसको एक विचार आया, तो यहीं से हमारा आंसर हमें मिल जाता है। आपको सिर्फ एक वर्ड पोस्ट मास्टर लिखना है। मैंने आपके लिए आंसर यहाँ लिख दिया है, आप इस तरह से लिखेंगे, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड मनी, बस इतना ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर पोस्ट मास्टर टू कलेक्ट द डैश पैसोज, यानी कितने पैसे इकट्ठे करना पोस्ट मास्टर के लिए बहुत कठिन था। तो 100 पैसे कठिन था क्योंकि 100 पैसे की मांग करी थी लेंचो ने। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका जो सी में लिखा हुआ है 100, वो आपको यहाँ पर लिखना है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3 में देखिए, हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर सेंड, यानी कि कितना पैसा वो भेज सकता था या उसने भेजा। तो लिटिल मोर देन हाफ, तो ये लाइन आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ ऑपोजिट टू पॉसिबल, पॉसिबल शब्द जो है उसका ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखना है। तो इस पॉसिबल का विलोम शब्द होता है इम्पॉसिबल, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए, स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। तो पॉसिबल का ऑपोजिट होता है, ये जो वर्ड है आपका पॉसिबल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ से देखिए इम्पॉसिबल। तो ये आपको लिखना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो देख लेते हैं हम। वॉज द पोस्ट मास्टर अ काइंड मैन, क्या पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था। येस द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, यहाँ पे भी आंसर आपके लिए मैंने लिख दिया है। अगर आपको थोड़ा छोटा लगे तो आप स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं। तो बच्चों 20th क्वेश्चन भी आपको विथ आंसर्स मैंने समझा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी हम कर लेते हैं। तो ये जो 21st नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको लॉयन एंड माउस की जो कहानी है वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दी है। आप यहाँ से आराम से इसको नोट कर सकते हैं। अ लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक लॉयन सो रहा था। अ माउस केम देयर, वहाँ पर एक चूहा आया। इट जम्प्ड अपॉन द बॉडी ऑफ द लॉयन, वो शेर की बॉडी के ऊपर कूदने लगा, यानी शरीर पे कूदने लगा। लॉयन वोक अप, शेर उठ गया। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बड़ा नाराज़ हुआ यानी गुस्सा हुआ। ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड वॉज रेडी टू किल इट, और वो उसको तैयार हो गया मारने के लिए। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, जो चूहा था उसने दया की भीख मांगी। द लॉयन वॉज काइंड, जो शेर था वो दयालु था। ही लेफ्ट द माउस, उसने चूहे को छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में, द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट, कुछ दिनों के बाद में जो शेर था उसको लिया गया। ही ट्राई टू ब्रेक द नेट, उसने उस जाल को यानी जिसमें उसको पकड़ा था उसको काटने की या तोड़ने की, उसे निकलने की कोशिश करी पर वो नहीं निकल पाया। बट द नेट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जो जाल था वो काफ़ी मजबूत था। सो ही कुड नॉट कम आउट, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ सका। ही रोड अगेन एंड अगेन, वो बारी बारी दहाड़ा। द माउस हर्ड द रोड्स, और फिर उसकी जो दहाड़ थी वो उसी चूहे ने सुनी। इट रैन टू द लॉयन, वो शेर के पास भाग के गया। इट कट द नेट विथ इट्स शार्प टीथ, और उसने अपने तीखे दांतों से उसका जाल काट दिया। द लॉयन केम आउट ऑफ द नेट, और वो जो शेर था वो नेट से बाहर आ गया यानी जाल से बाहर आ गया।
ही वॉज नाउ फ्री, अब वो आज़ाद था। ही थैंक द माउस, और उसने उस चूहे का धन्यवाद किया। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो आपको ज़रूर लिखनी है नीचे। इसको कहते हैं मॉरल। मॉरल यानी क्या शिक्षा, क्या संदेश आपको ये देती है स्टोरी। तो डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा बच्चों। तो ये इससे हमें शिक्षा भी मिलती है, ये भी आपको लिखना है। कभी भी कोई कहानी लिखते हैं तो दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहानी का नाम, उसके बाद में पूरी कहानी लिखने के बाद में उसका मॉरल। इनके अलग दोनों के नंबर होते हैं, इनको लिखना मत भूलिएगा। चलिए, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है ऑप्शन में कि हाउ आई कैन मेक माई ड्रीम कम ट्रू, यानी कि मैं कैसे अपने सपने को साकार कर सकता हूँ। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। तो आई होप बच्चों अब आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से बाकी और भी जिलों के जो पेपर्स हैं इंग्लिश के जो अर्धवार्षिक में आए थे वो मैं भी आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली शेयर करती रहूँगी। तो आप अनीता शिक्षा चैनल से जुड़े रहिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आपके क्लास का आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और पूरी प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो पैसेजेस हैं वो आपके चैप्टर्स में से ही आने वाले हैं। ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी करा करिए कि आपको कैसा लगा पेपर। और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।